शिक्षा पोटली। मैं अभिलाषा आज फिर से हिस्ट्री के आगे के पार्ट को लेके आई हूँ। आज हम लोग भू राजस्व व्यवस्था पढ़ने जा रहे हैं। ब्रिटिश काल में भू राजस्व व्यवस्था क्या थी आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी को देखेंगे। इन व्यवस्थाओं को देखने से पहले हम देखेंगे कि भू राजस्व व्यवस्था कैसे आई, इसका काल कैसे कैसे रहा। तो हम देखते हैं कि 1757 ईस्वी के प्लासी युद्ध की सफलता के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है कि बंगाल के नवाब मीर जाफर से 24 परगने की जमींदारी प्राप्त करती है। और हम लोग देखते हैं कि 1760 ईस्वी में कंपनी को बंगाल के नवाब मीर कासिम से बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव के क्षेत्रों से भू राजस्व वसूलने का अधिकार भी प्राप्त होता है। फिर आता है 1764, जिसमें हम लोग देखते हैं कि बक्सर का युद्ध होता है। और बक्सर की युद्ध में सफलता के बाद कंपनी क्या करती है कि 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। और इस संधि में क्या होता है, शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी भी प्राप्त करती है। अब जो काल होता है 1765 से 1772 का काल। 1765 से 72 में हम देखते हैं कि क्लाइव आ जाते हैं और बंगाल में द्वैत शासन लागू होता है। फिर 1765 से 72 के बीच में ही ये चीज़ें चलते रहती है। हम देखते हैं कि अंग्रेज मोहम्मद राजा खां को बंगाल का नया दीवान बनाते हैं और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भू राजस्व वसूल हो। इस प्रारंभिक दौर में ही हम देखते हैं कि नीलामी की प्रथा भी शुरू होती है ताकि भू राजस्व व्यवस्था जो है और मजबूत हो सके। अब हम लोग देखते हैं आता है 1769 का टाइम। 1769 में क्या होता है कि आमिल जो बिचौलिया आमिल थे जो वसूलते थे, उनको हटाकर रेवेन्यू सुपरवाइजर का एक पद की नियुक्ति की जाती है। फिर हम देखते हैं कि 1771 में पटना और मुर्शिदाबाद में रेवेन्यू काउंसिल की भी स्थापना होती है। और इसी वर्ष हम लोग देखते हैं कि एक कमेटी की भी स्थापना होती है जिसका नाम होता है कंट्रोलिंग कमेटी। ये सारी के सारे भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआती पीरियड जो है उसको दर्शाता है। अब आता है टाइम, हम जब देखते हैं कि 1772 का टाइम आता है, इसमें क्या होता है भू राजस्व के लिए। अब 1772 में अंग्रेज खुद ही दीवान का काम करने लगते हैं, मतलब अब कोई दीवान उवान नहीं रखते, खुद ही वो काम को करने लगते हैं। और हम देखते हैं कि 1772 में ही इजादारी प्रथा की शुरुआत होती है। हम इसी में देखते हैं कि इजादारी प्रथा जो होती है वो दो प्रकार से होती है। पहला जो पार्ट होता है वो पंचसाला बंदोबस्त होता है और दूसरा जो होता है सालाना बंदोबस्त होता है। पंचसाला नाम से ही लग रहा है कि पंचसाला बंदोबस्त यानी कि 5 साल के लिए होगा और सालाना मतलब प्रत्येक साल के लिए। अब पंचसाला बंदोबस्त में हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत उच्चतम बोली लगाई जाती है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा ऊंची बोली लगाएगा उसको वहाँ की जमींदारी मिल जाएगी। मतलब उस समय तक जमींदारी धीरे धीरे आगमन हो चुका था जमींदारी व्यवस्था का इसी पंचसाला बंदोबस्त में। और भू राजस्व की नीति जो है इसी तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ती है। फिर हम लोग देखते हैं कि 1786 में रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना होती है और 1786 से एक समझिए कि नया दौर आता है। और इसी में हम देखते हैं 1793 में आ जाता है अस्थाई बंदोबस्त। अब हम लोग जब पंचसाला व्यवस्था में देखते हैं कि 5 साल की व्यवस्था होती है, यानी कि भाई 5 साल तक कोई रहेगा, तो इससे अंग्रेज़ों को उतना मुनाफा नहीं होता। तब वो 1777 में सालाना करते हैं, मतलब कि आप जितना बोली लगाइएगा आपको मिल जाएगा वहाँ की जमींदारी। फिर 1784 में जब हम देखते हैं कि पिट्स इंडियन एक्ट आता है तो कंपनी जो है अस्थाई भूमि प्रबंधन की ओर बढ़ती है। और 1786 में लॉर्ड कर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल बन के आ जाते हैं और इसी समय अस्थाई बंदोबस्त लागू होता है। उसमें भी हम देखते हैं जॉन शोर और जेम्स ग्रांट। जॉन शोर और जेम्स ग्रांट ऐसे थे कि दोनों के विचार अलग अलग थे। जॉन शोर का कहना था कि जमींदारों को भूमि का स्वामी जो है
स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि उन्हीं को भूमि का स्वामी माना जाए, जबकि ग्रांट कहते हैं कि नहीं, समस्त भूमि सरकार की होनी चाहिए, जमींदारों को का नहीं होना चाहिए, और सरकार इन्हें अपनी इच्छा से हटा भी सकती है। लेकिन कॉर्नवालिस जो हैं शोर की विचारों से, जॉन शोर की विचारों से प्रभावित रहते हैं और उन्हीं का वो सपोर्ट कर देते हैं। और उसके बाद आती है हम लोग देखते हैं अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी व्यवस्था, जो कि हम अब आगे देखेंगे। अस्थाई बंदोबस्त जिसके प्रारंभकर्ता रहते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि 1793 में आता है। इसमें क्या था कि इसे इस्तेमारी, जागीरदारी, मालगुजारी व्यवस्था भी कहा जाता है। अस्थाई बंदोबस्त हम देखते हैं कि बिहार, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक का क्षेत्र जो है वो इसके क्षेत्र में आता है। मैंने मैप पे भी कर दिया है। यह ब्रिटिश भारत के लगभग, ब्रिटिश भारत की मैं बात कर रही हूँ, अभी के भारत की नहीं, ब्रिटिश भारत की मैं बात कर रही हूँ, अभी के भारत की बात नहीं कर रही हूँ। लगभग 19% क्षेत्र पर यह अस्थाई बंदोबस्त लागू रहता है। फिर हम देखते हैं कि इसमें एक कानून रहता है जिसमें आता है कि 1794 में आता है ये कानून, कि सूर्यास्त कानून भी इसे कहा जाता है। इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि यदि पूर्व निर्धारित तिथि यानी सूर्यास्त तक सरकार को लगान नहीं दिया जाएगा तो वो जो जमींदारी है उसको नीलाम कर दी जाएगी। और उस समय भू राजस्व की जो ये थी निश्चित की गई थी वो 3,75,00,000 रुपया वार्षिक निश्चित की गई थी, जबकि किसानों से जमींदार लगभग 13 करोड़ रुपया वसूल करते थे। इससे कृषक और जो नीचे के तबके के लोग थे उन पे बहुत ही प्रभाव देखने को मिला। बहुत ही ज़्यादा किसान उस समय शोषित हुए थे। अच्छा, इस व्यवस्था में हम देखते हैं लगान का 10/11 भाग सरकार का था और 1/11 भाग जमींदारों का था। इससे सर्वाधिक लाभ अगर देखा जाए तो वहाँ पे जमींदारों को देखने को मिला है, जिसको मैं आगे भी की हूँ। अब हम लोग देखेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था की रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या था। जैसा कि नाम है रैयत यानी कि किसानों की व्यवस्था। किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से ये व्यवस्था की गई क्योंकि भाई देखा गया कि अस्थाई बंदोबस्त किस तरह से चल रहा था उधर, तो यह रैयतों के साथ का था, यानी कि यहाँ कोई बिचौलिया नहीं है, किसान और सरकार के बीच की कड़ी थी ये। इसमें हम देखते हैं कि टॉमस मुंडो और कैप्टन रीड होते हैं इसके जन्मदाता। इसमें क्षेत्र में हम देखते हैं कि सबसे पहले तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू होता है। पूछा भी जाता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था। फिर हम देखते हैं कि यह मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग में लागू होता है। यह ब्रिटिश भारत का, मैं बार बार इंडिकेट कर रही हूँ, ब्रिटिश भारत का 51% भू क्षेत्र पे रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू होता है। जैसा कि मैं बताई कि इनके जन्मदाता कर्नल रीड और मुंडो थे। फिर हम देखते हैं कि इस व्यवस्था में, मतलब भू राजस्व व्यवस्था में 1820 में मद्रास में सबसे पहले होता है लागू। इसमें क्या क्या था, मेनली सरकार एवं किसान के बीच में कोई बिचौलिया नहीं रहेगा भाई, डायरेक्ट हम सरकार और किसान का। भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया, जिसमें वो भूमि का विक्रय भी कर सकते हैं, गिरवी भी रख सकते हैं, यानी कि भूमि के मालिकाना और सारा अधिकार किसानों को सौंप दिया गया, यानी कि रैयतों को सौंप दिया गया। लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त की जा सकती है, सरकार बोल चुका था। लगान अदायगी के प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा भी की जाएगी। ये था रैयतवाड़ी में। और क्या था कि इस व्यवस्था में किसानों को उपज का 1/2 भाग राजस्व के रूप में देना पड़ता था, जो मैं कि आगे की हूँ। अब हम लोग देखेंगे महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी मतलब महाल शब्द से ही तात्पर्य होता है जागीर अथवा गांव। महाल का मतलब क्या होता है, जागीर यानी कि गांव, महाल। इस पद्धति में हम देखते हैं कि राजस्व व्यवस्था प्रत्येक महाल के साथ स्थापित होती है, मतलब जितना गांव है उसमें अलग अलग होता है। हम लोग यहाँ पे कुछ और देख रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट रैयत से देख रहे हैं, कोई बिचौलिया नहीं। यहाँ पे हम गांव के मतलब प्रत्येक गांव का महाल, मतलब एक गांव पे महाल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्राम महाल पे आधारित भूमि व्यवस्था थी, जो कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त की कुछ नीतियों को इसमें भी लागू किया जाता है। इसके जन्मदाता हमें पता है हॉल्ट मैकेंजी होते हैं। और हम लोग देखते हैं कि 1822 में
यह व्यवस्था जो है काफ़ी आगे बढ़ती है और मार्टिन बर्ड एंड जेम्स टॉमस के बंदोबस्त में सबसे इसमें क्या अच्छी बात होती है ना कि एक पूरा का पूरा गांव इन्वॉल्व होता है। इसमें हम ये भी देखते हैं कि कृषि का खर्च निकाल कर 2/3 हिस्सा कर वसूल किया जाता था और 1/2 हिस्सा जो था उपज का वो दिया जाता था। इसको हमने उस पे भी मैप पे भी दिखाया है। फिर इसका जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब प्रांत वाला जो क्षेत्र है वो था माहलवाड़ी व्यवस्था। ब्रिटिश भारत में 30% भू क्षेत्र जो था वो माहलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आता था। इस व्यवस्था में सरकार जो है कृषकों से सीधे संपर्क नहीं करते थे। ठीक है, माहलवाड़ी व्यवस्था में सरकार सीधे को मतलब डायरेक्ट कृषक से नहीं मिलते थे, जबकि रैयतवाड़ी में मिलते थे। इसमें क्या था कि जो गाँव के जो मुखिया होते थे या जो कर वसूलने वाले लंबरदार होते थे उनसे सरकार मिलता था और वो क्या सरकार कृषकों को भूमि बेचने अथवा उसकी जमानत पर ऋण लेने का अधिकार प्रदान करते थे। तो ये थी फ़र्क इन तीनों में और ये मैं मैप के थ्रू भी दिखाने की कोशिश की हूँ कि ये क्षेत्र जो है, आज मैप कुछ जल्दी में था तो कुछ सही नहीं बन पाया है, बट मैं उन क्षेत्रों को इंडिकेट भी कर दी हूँ। मैं PDF में भी इसे शेयर कर दूँगी।